रूट और स्टेम की जो गर्थ होती है, तो गर्थ किसको कहते हैं उसको समझते हैं। ये मान लेते हैं कि अपना स्टेम है और स्टेम का जो पार्ट है इसको यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का डायग्राम दिखेगा, ठीक है। तो ये तो सर्कुलर मोशन में है कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, वस्क्यूलर है, ठीक है। यहाँ वाली जो रेंज दिख रही है ये वस्क्यूलर है। क्या है, वस्क्यूलर। कैम्बियम जो है दो पार्ट में डिवाइड है, गर्थ में कैम्बियम जो है दो पार्ट डिवाइड है। तो ये वाला जो है वस्क्यूलर कैम्बियम है, ठीक है, जहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड द कॉर्क कैम्बियम इज द आउटर मोस्ट पार्ट। देखो ये दिखा, तो यहाँ पर जो है कॉर्क कैम्बियम रहता है। तो दो तरह की कैम्बियम प्रेजेंट है, एक तो कॉर्क कैम्बियम है और एक वस्क्यूलर कैम्बियम है। ये कैसे बनते हैं सब आगे अपन पढ़ेंगे। तो जो स्टेम का पार्ट होता है उस स्टेम में कैम्बियम कहाँ होता है तो मैंने आपको इस डायग्राम में दिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय, इन तरीके से अपन ग्रोथ को मेज़र करते हैं, जैसे इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन विड्थ, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड द सेल इनलार्जमेंट। इतने तरीके से हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। चलो, 3 फेजेस में क्या होती है इनकी ग्रोथ होती है। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक फेज़ आता है, फिर इलोंगेशन फेज़ आता है एंड देन मैच्योरेशन फेज़ आता है। 3 फेजेस में ग्रोथ होती है कंप्लीट। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक फेज़, सेकंड इलोंगेशन फेज़, थर्ड वन इज़ मैच्योरेशन फेज़। फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट जो मेरिस्टेमेटिक है फेज़ उसकी बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज़ ऑफ द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक फेज़ में रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेल्स इन दिस रीजन, ठीक है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक जो होती हैं वो रूट की एंड शूट की होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, सेल्स में क्या होता है, नई सेल्स फॉर्म होती हैं, लार्ज न्यूक्लियस होते हैं इन सेल में। इस वाले जो मेरिस्टेमेटिक फेज़ होते हैं ना, इसमें न्यूक्लियस की साइज़ बड़ी होती है, छोटे छोटी जो सेल वॉल होती है इनकी, सेल वॉल ज़्यादा बड़ी नहीं होती, जैसे सेल वॉल होती ही नहीं है, या पर होती है तो बिल्कुल छोटी छोटी होती है। छोटी छोटी होने का मतलब ये है कि उनको बिल्कुल स्मूथ होना ज़रूरी है। अगर हार्ड हो जाएगी तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, तो उसका स्मूथ होना ज़रूरी है। और इसमें प्रोटोप्लाज्म बहुत सारा होता है, रीच प्रोटोप्लाज्म होता है मेरिस्टेमेटिक फेज़ में, ओके। बढ़ते हैं आगे। अगर इलोंगेशन की बात करें तो एक बार जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती जो हैं वो अगर अपना काम करती हैं आगे, जब सेल एक बार बन चुकी होती है, जैसे मान लेते हैं ये रही यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल का टिप, ठीक है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल है। तो यहाँ की जो सेल्स हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म बहुत सारा है, दूसरा सेल वॉल बिल्कुल छोटी छोटी हैं, ठीक है। और ये सेल क्या कर रही हैं, मल्टीपल सेल्स फॉर्म हो रही है यहाँ पर, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 ऐसे सेल्स बनती जा रही हैं। तो सपोज़ करो तुम कि एक बार मेरिस्टेमेटिक सेल का ये वाला टिश्यू यहाँ प्रेजेंट, ठीक है। अब ये सेल यहाँ पर कैसे पहुँचेगा, यहाँ पर और सेल बनाएगा, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पर और सेल बनाएगा, ऐसे वो मल्टीपल सेल्स बनाता जाएगा। फिर एक एंड पार्ट आएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो यहाँ होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। फिर ये और आगे सेल्स बनाता जाएगा, तो ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जो पीछे छूटता जा रहा है पार्ट, वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएशन स्टेज में जाने वाला है, ठीक है। तो देखो मेरिस्टेमेटिक फेज़ कंप्लीट हुआ एंड देन फिर कौन सा है, इलोंगेशन फेज़। तो ये जो पार्ट बचा हुआ, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जस्ट पीछे पार्ट जो बचा हुआ है, ये किस में चला जाता है फिर, इलोंगेशन फेज में। तो इलोंगेशन फेज देखो, रीजन जस्ट अवे फ्रॉम द एपिकल रीजन। एपिकल रीजन जैसे ख़त्म होता है तो इलोंगेशन फेज चालू हो जाता है। इसका क्या काम है, इसका काम है सेल को इनलार्ज करना, लंबा करना, बड़ा करना, चौड़ा करना, सब जगह जो इसकी ग्रोथ हो सकती है वो सारी करता है। न्यू सेल्स वॉल डिपोजिशन, सेल वॉल जैसे कि एक सेल जो बनाएगी उसके ऊपर सेल वॉल बनाना चालू करेगा, उसको थोड़ा हार्ड करना चालू करेगा, क्योंकि सेकेंडरी यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जो सेकेंडरी होती है ना, क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ जो होती हैं उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हार्ड बनाना है। तो न्यू सेल्स जो है उनके ऊपर सेल वॉल आ जाएगी। इंक्रीज्ड इन वैक्यूलेशन, जहाँ पर भी वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल जानते होंगे आप, सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स सेल को हार्ड बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें फूड स्टोर होता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही सेल इलोंगेटेड हुई, उनके ऊपर सेल वॉल आ गई, कंप्लीट इस सेटअप हो गया सेल्स का, तो फिर वो क्या करेंगी, मैच्यूरेशन फेज में जाएंगी। और मैच्यूरेशन फेज में क्या होता है, रीजन जस्ट अवे फ्रॉम द इलोंगेशन फेज, जस्ट इलोंगेशन की बात आ रही है। इनका काम क्या है मेन, इनका काम है मेन मैक्सिमम सेल वॉल थिकनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सेल वॉल को थिक करी जाएगी ताकि ये और स्ट्रॉन्ग हो सके। एंड सेल मैच्योर टू अ परमानेंट साइज, और एक परमानेंट साइज ले लेती है, यानी परमानेंट टिश्यू बन जाती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर है एपिकल, ये देखो एपिकल मेरिस्टेम, फिर आता है एलोंगेशन जोन जहाँ पे एलोंगेशन फेज होता है, और फिर जैसे जैसे सेल डेवलप होती रहती है फिर वो मैच्योर होने लग जाती है। तो ये आ गया मैच्योरेशन जोन जहाँ पे मैच्योरेशन फेज हो गया। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जस्ट ऊपर होता है रूट कैप, रूट की कैप होती है ताकि ये वाले जो टिश्यूज़ हैं ये डिस्ट्रॉय ना हो पाए। ये मतलब अगर वहाँ पर देखो ये सॉइल के अंदर डेवलप हो रहे हैं तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो सेल वॉल भी नहीं होती, प्रोटोप्लाज्म बहुत होते हैं और बड़े बड़े न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो रूट कैप उसको प्रोटेक्ट करती है मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, फिर क्या है आगे, अब देखते हैं डिफरेंशिएशन का क्या काम है। जैसे मैच्योर होता है तो मैच्योरेशन के बाद प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन में क्या होता है, ऑफ सेल डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद क्या हुआ, सेल्स का मैच्योरेशन हुआ, और मेरिस्टेमेटिक जो मैच्योरेशन हुआ टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मान लेते हैं कि ये रही एक सेल, ये सेल धीरे धीरे और डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर रही है, 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 तो इतनी सारी सेल्स बन गई। तो ये जो डिवाइड कर रही है, तो मान लेते हैं ये पहला फेज मेरिस्टेमेटिक फेज हो गया, फिर हुआ इनका एलोंगेशन, तो ये सेल्स बड़ी ऐसे हो जाएंगी एलोंगेशन फेज में, ये देखो। एंड देन फिर मैच्योरेशन फेज, तो ये वाली जो सेल्स होंगी ये बड़ी तो होंगी, साथ साथ में इनके ऊपर अच्छा खासा सेल वॉल आ जाएगा, यानी कि ये फिक्स्ड हो जाएगी बिल्कुल। और ये जैसे फिक्स्ड होगी, ये परमानेंट जैसे ही बनेगी, परमानेंट टिश्यू, तब इनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा कुछ करने के लिए। हो सकता है कि ये जाइलम बने, हो सकता है ये फ्लोएम बने, या जाइलम का कोई पार्ट बने या फ्लोएम का कोई पार्ट बने, तो इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन फिक्स हो जाएगा। तो जब कोई सेल या टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है तब हम उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी वो डिफरेंशिएट हो गए। यानी अगर एक एग्जांपल के तौर पे लें तो क्या ले सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक बच्चा है जिसने अभी 10th पास आउट करी है, तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा जब 11th में सब्जेक्ट लेगा, यानी कि वो सब्जेक्ट लेगा अगर मैथ, तो मैथ्स में डिफरेंशिएट हो गया। अगर उसने कॉमर्स ली तो कॉमर्स में डिफरेंशिएट हो जाएगा, बायोलॉजी ली तो बायोलॉजी में डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी उनके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन हो जाता है, वही उनको काम करना होता है। ठीक है ना, चलो अब आगे क्या है, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन इसका मतलब ये है कि प्रोसेस बाय विच फुल डिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स रीजन द कैपेसिटी टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशंस। देखो बेटा, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, ध्यान सुनो, कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही क्या होगा, जो सेल्स पहले से डिफरेंशिएट हो चुकी है, फुल्ली डिफरेंशिएट हो चुकी है, वो लिविंग सेल आगे फिर एक कैपेसिटी जनरेट करती हैं और डिवाइड करने के लिए। वापस बताता हूँ कि एक सेल जब 10th पास कर चुकी है तो 11th क्लास में उसने सब्जेक्ट लिया तो वो डिफरेंशिएट हो गया। क्या हो गया, डिफरेंशिएट, कि हाँ उसका सब्जेक्ट हो गया। पर अगर उसने बायोलॉजी ली तो बायोलॉजी में भी क्या होता है, जब वो बीएससी करेगा वापस डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएट होगा, वो डी डिफरेंशिएट होगा, यानी कि आगे जाके फिर उसको बीएससी में क्या करना है, केमिस्ट्री लेना है या बॉटनी जूलॉजी से करना है या बायोटेक से करना है, बहुत सारे आगे और भी फील्ड्स हैं। तो अगर एक सेल एक बार उसको फंक्शन मिल गया, एक बार काम मिल गया कि ये काम उसको करना है, पर फिर भी कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि उसको और डिवाइड करना पड़ता है, तब उस डिफरेंशिएशन को अपन डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन के बाद अगर कोई सेल वापस से डिफरेंशिएट हो रही है तो उसको हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। अभी इसी में ध्यान सुनो, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम फ्रॉम द फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल। कैम्बियम अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये है कॉर्क कैम्बियम, और ये होता है अंदर एक और कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम। अब देखो कैम्बियम कैसे बनते हैं, कैम्बियम बनते हैं पेरेन्काइमा सेल से, जो कि एक बार फिक्स हो चुकी है, इनके पास एक फंक्शन आ गया है, पेरेन्काइमा सेल बन चुकी है, इन सेल का नाम पेरेन्काइमा पड़ गया, यानी कि इनके पास एक स्पेसिफिक काम हो गया है कि ये इस टाइप के सेल्स को फॉर्म करेंगी, इस टाइप का टिश्यू बनाएंगी। ओके, तो अब ये डिफ्रेंशिएट होंगी डबल से, और क्या फॉर्म कर रही हैं, कैम्बियम। इसका मतलब ये डी डिफ्रेंशिएशन में चली गई है। अब बात करते हैं रीडिफ्रेंशिएशन की। तो रीडिफ्रेंशिएशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच सेल्स फॉर्म फ्रॉम द डिफ्रेंशिएशन सेल डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। देखो
प्रोसेस बाय विच, ऐसी प्रोसेस जिसमें सेल जो हैं बन चुकी हैं और फ्रॉम डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, यानी कि डिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स होती हैं वो वापस से क्या करेंगी, सेल डिवाइड करेंगी, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगी एंड फिर स्पेसिफिक फंक्शन रोल प्ले करेगी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। एक सेल है, उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल चुका है कि ये तुम्हें काम करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये, इसको बोल देंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब ये एक सेल है, इसको डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, इसका एक डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, पर इस सेल का कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने और अपने सेल्स को डिवाइड किया और उसने एक नया काम करने के लिए काम ले लिया। क्या है, कैम्बियम बना दिया उसने। क्या बना दिया, कैम्बियम। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वही सेल वापस से क्या हुई, आगे डिवाइड हुई, पर उस सेल्स ने आगे और क्या चीज़ फॉर्म की है, कैम्बियम टिश्यूज़। अब क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डी डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रीडिफ्रेंशिएशन किसे कहते हैं। तो रीडिफ्रेंशिएशन में वही ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू होगा, ठीक है ना। यानी कि एक सेल ने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया पहले तो, यानी एक फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन फॉलो कर रहे हैं, फिर यही सेल्स आगे और भी डिवाइड हो रही हैं, आगे और भी डिवाइड हो रही हैं, और आगे जाके वापस से ये क्या कर रही हैं, आगे अपना एक एक फंक्शन लेके वापस डिफ्रेंशिएट हो रही है, यानी कि रीडिफ्रेंशिएशन हो रही है। एक बार डिफ्रेंशिएट होने के बाद फिर से डिफ्रेंशिएट हो रही है, यानी कोई नई चीज़ नहीं बना रही है, वही बन रही है। यानी कि अगर इनका काम पर्टिकुलर कोई काम है, पेरेंकाइमा सेल है, पेरेंकाइमा का इनका काम हो गया, वापस से और डिवाइड होकर और पेरेंकाइमा सेल्स बना रही है, ठीक है। कैम्बियम टिश्यूज डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स विच डिफ्रेंशिएट टू परफॉर्म फंक्शंस। टू परफॉर्म फंक्शंस, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए वापस से डिवाइड होकर कैम्बियम टिश्यू आगे क्या करती हैं, नई सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। इसी को हम बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। ओके, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट ग्रोथ होती है वो कौन कौन से रेगुलेटर पर डिपेंड करती हैं। बहुत सारे रेगुलेटर्स होते हैं बेटा, ठीक है। प्लांट ग्रोथ में जो रेगुलेटर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो अपन पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से प्लांट रेगुलेटर्स हैं। कोऑर्डिनेशन प्लांट्स हैपन्स बाय द सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल एंजाइम्स होते हैं, कुछ केमिकल चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट यानी कंट्रोल किया जाता है। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।